हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे बीए थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट जो है जियोग्राफी का फर्स्ट पेपर भारत का भूगोल। इनकी जियोग्राफी के 6 सेमेस्टर का जो भारत का भूगोल जो फर्स्ट पेपर है, उस पेपर का नाम है भारत का भूगोल, इनकी जियोग्राफी ऑफ इंडिया। इस पेपर में टोटल 8 यूनिट दी गई हैं और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 8 को। यूनिट 8 में क्या पढ़ना है उसी के विषय में हम देखेंगे। इससे पहले हमने इस पेपर का सिलेबस को पढ़ लिया है, प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ लिया है और यूनिट 1, यूनिट 2, 3, 4, 5, 6, 7 की वीडियोस धीरे धीरे हम एक एक वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से सेकंड पेपर जो है इसका सिलेबस, प्रीवियस पेपर, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगर आप इन सभी की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक प्लेलिस्ट दे रखी है। प्लेलिस्ट को जैसे ही ओपन करेंगे, उस प्लेलिस्ट के लिंक को जैसे ही ओपन करेंगे, आप देखेंगे कि सबसे ऊपर जो है फर्स्ट पेपर से संबंधित जितनी भी वीडियोस अब तक हमने बनाई है यूनिट बाय यूनिट आपको देखने को मिल जाएगी। और स्क्रॉल करते हुए आप जब नीचे जाएंगे तो वहीं पर सेकंड पेपर से संबंधित जितनी भी अब तक हमने वीडियोस बनाई है, वहां पर सेकंड पेपर से संबंधित सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो आप लोग उन सभी वीडियोस को भी देख सकते हैं। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में यूनिट नंबर हम 8 को पढ़ने वाले हैं। यूनिट 8 में हमें पढ़ना क्या है, मानव बस्तियां जो होती हैं, मानव अधिवास जो होते हैं, उन्हीं के विषय में पढ़ना है। उनके पैटर्न क्या होते हैं, ग्रामीण बस्तियां क्या होती हैं और एक तरीके से शहरी बस्तियां क्या होता है, नगरीकरण क्या होता है, महानगर, इन सभी के विषय में, शहरीकरण, शहर के विषय में पढ़ना है। बहुत सारे टॉपिक्स के विषय में हमें पढ़ना है, उनके आकार क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें। तो एक एक टॉपिक्स को हम क्लियर करते हुए सारे टॉपिक्स को क्लियर करें ताकि आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न बने इस यूनिट से आप अपने एग्जाम में उन प्रश्नों का इजीली आंसर दे पाएं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हमें पढ़ना क्या है, तो इसमें हमें पढ़ना है यूनिट नंबर 1 में, यूनिट 8 में हमें पढ़ना है सेटलमेंट के विषय में। इनकी बस्तियां जो होती हैं, टाइप्स क्या है, पैटर्न्स क्या है एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, अर्बन डेवलपमेंट, इसके विषय में पढ़ना है। और मॉर्फोलॉजी ऑफ इंडियन सिटीज के विषय में पढ़ना है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सिटीज के विषय में पढ़ना है और इस तरीके से आपको पढ़ना है। आगे हम देखते हैं तो इनकी ये सिलेबस है, जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है इसमें, जैसे कि बस्तियां हैं, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार हो गए, पैटर्न हो गए, आकारिकी हो गए, शहरी विकास हो गया, भारतीय शहरों की आकारिकी क्या है, भारतीय शहर का कार्यात्मक वर्गीकरण कैसे, इसके विषय महानगर, महानगरीय क्षेत्र के विषय में पढ़ना है। और शहरी फैलाव, मलिन बस्तियां, संबंधित समस्याएं क्या है, नगर नियोजन, शहरीकरण की समस्याएं और उसके उपाय क्या है, ये सारी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसे हमें पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो ये जितने भी टॉपिक हैं, सारे टॉपिक्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बस्ती क्या होती है, बस्तियों के विषय में पढ़ते हैं। तो बस्तियां मानव आवासों के संगठित रूप हैं जहां पर लोग एक साथ रहते हैं और एक तरीके से विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल होते हैं। ये आकार एक जटिल और भिन्न हो सकते हैं और एक अकेली झोपड़ी से लेकर विशाल महानगर तक हो सकते हैं। बस्तियों का अध्ययन मानव भूगोल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि आप मानव भूगोल फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा मानव बस्तियों के विषय में। तो हमें मानव और पर्यावरण के बीच के संबंधों को समझने में मदद करता है। ठीक है, तो मानव भूगोल में भी इसको हम पढ़े हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक ये बस्तियों के विषय में जाना कि एक तरीके से संगठन है, मानव के रहने का स्थान है, जहां पर लोग अलग अलग भिन्न आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण रहते हैं, आकार में घर बनाकर, झोपड़ी कहीं पर लोग, महानगर वगैरह, कई सारी तरह के आकार होते हैं बस्तियों के। तो ये कहीं ना कहीं मानव भूगोल के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो हमें मानव भूगोल और पर्यावरण के विषय में के संबंधों को समझने में मदद करता है। आगे हम देखते हैं बस्तियों के विषय के मुख्य रूप से 2 प्रकार में वर्गीकरण किया गया। बस्तियों को मुख्य 2 प्रकार में वर्गीकरण किया गया है। एक ग्रामीण बस्ती होती है और एक शहरी बस्ती होती है। ठीक है, ग्रामीण बस्ती ये रूरल जो सेटलमेंट्स होते हैं और इसमें ये बस्तियां मुख्य रूप से प्राथमिक गतिविधियों जैसे कि कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और पशुपालन और खनन में लगी हुई आबादी द्वारा बसाई जाती है। यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ जनसंख्या घनत्व आमतौर पर कम होता है और बस्तियां का जो आकार होता है वो भी बहुत छोटा होता है, आकार छोटा होता है तरीके से। तो ग्रामीण बस्तियों में हमने देखा कि ग्रामीण बस्तियां जो होती हैं मुख्य रूप से प्राथमिक गतिविधि जो होती है उनमें काम करती हैं, जैसे कि कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और खनन में लगी होती हैं, आबादी द्वारा बसाई जाती है, ये इन्हीं आबादियों द्वारा बसाई जाती है। यहाँ जनसंख्या घनत्व आमतौर पर कम और बस्तियों का आकार छोटा होता है। इसी तरीके से शहरी बस्तियों के विषय में देखते हैं कि शहरी बस्तियां जो होती हैं गैर प्राथमिक गतिविधियां जो होती हैं, अन्य जो प्राथमिक गतिविधियों को छोड़कर जो अन्य क्रियाएं होती हैं उनमें संलिप्त होती हैं, उनको कार्य करती हैं। और इसके विषय में देखते हैं तो गैर प्राथमिक गतिविधियों जैसे कि उद्योग हो गए, व्यापार हो गया, प्रशासन सेवाओं में लगी हुई बड़ी आबादी की विशेषता है कि यह विशेषता है, यहाँ जनसंख्या घनत्व तो अधिक होती है और बस्तियों का आकार बड़ा होता है, सघन होता है, जटिल होता है। प्रत्येक प्रकार की बस्ती की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, पैटर्न होता है और आकार की होती है। अब देखते हैं ग्रामीण बस्तियां और प्रकार, इसके पैटर्न के विषय में, आकार के विषय में हम देखते हैं कैसे क्या है ग्रामीण बस्ती के विषय में। सबसे पहले तो ग्रामीण बस्तियां जहां अधिकांश लोग कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन और प्राथमिक व्यवसायों के लगे होते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार पैटर्न और आकार की में भिन्नता प्रदर्शित करती है। इन भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारकों में भौतिक वातावरण, सांस्कृतिक प्रथाएं और सामाजिक आर्थिक स्थितियां भी शामिल होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं ग्रामीण बस्तियों के प्रकार में। ग्रामीण बस्तियों जो होती हैं, बस्तियों को मोटे तौर पर 4 प्रकारों में वर्गीकरण किया गया। गुच्छित या संकुलित बस्तियां, जहां पर घनी बस्तियां होती हैं थोड़ी ग्रामीण क्षेत्रों में, फिर अर्धगुच्छित या फिर खंडित छोटे छोटे समूह में जो बस्तियां होती हैं, फिर पूर्वा बस्तियां जो जहां पर बहुत छोटी बस्तियां होती हैं, बहुत छोटी बस्तियां होती हैं, और प्रकीर्ण या एकाकी बस्तियां जहां पर एक तरीके से एक कहीं पर एक बहुत दूर पर बस्तियां होती हैं। आगे हम देखते हैं ग्रामीण बस्तियों के पैटर्न के विषय में। ग्रामीण बस्तियों के पैटर्न के विषय में देखते हैं
ग्रामीण बस्तियों का पैटर्न घरों और अन्य संरचनाओं की स्थानिक व्यवस्था को दर्शाती है। ठीक है, वहां की स्थानिक व्यवस्था को दर्शाती है। कुछ सामान्य जो पैटर्न इस प्रकार हैं जो कि देखने को मिलते हैं ग्रामीण बस्तियों में, जैसे कि रेखीय पैटर्न होते हैं। तो इस पैटर्न में एक तरीके से घर एक रेखा में स्थित होते हैं, जो अक्सर किसी नदी या सड़क या नदी के नहर या घाटी के किनारों पर विकसित होती है और उसी के किनारे से बस्ती चली जाती है। आयताकार रेक्टेंगुलर पैटर्न्स में यह पैटर्न लगभग समतल क्षेत्रों में या फिर अंतर पर्वतीय घाटियों में पाया जाता है, जहां पर एक आयताकार मैदान में घनी बस्तियां पाई जाती हैं, जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। समकोण पर सड़कें काटती हैं तो उसी के चारों ओर घनी बस्तियां होती हैं आयताकार में, तो आयताकार आकार की बस्तियां बनती हैं। वृत्ताकार सर्कुलर पैटर्न में देखा जाए तो इस पैटर्न में एक घर जो होता है एक केंद्रीय खुले स्थान जैसे कि तालाब या कुएं के चारों तरफ व्यवस्थित होती है। किसी भी चीज के एक मतलब कि रोड है चौराहा उसी के चारों ओर, या फिर एक तरीके से देखें तो कोई तालाब है तो उसके चारों ओर बन जाए, तो एक वृत्ताकार क्षेत्रों में गांव बस जाता है, व्यवस्थित होता है। कभी कभी सुरक्षा कारणों से भी इस प्रकार का पैटर्न विकसित होता है। आगे देखते हैं ताराकार पैटर्न, स्टार लाइक पैटर्न देखते हैं, स्टार नुमा बसे होते हैं। तो जहां कई सड़कें एक बिंदु पर मिलती हैं, वहां सड़कें जो होती हैं किनारों पर घर बनने से तारा जैसी आकृतियां बन जाती हैं। कुछ मतलब कि सड़कें कुछ इस प्रकार कहीं से आई हैं तो इसके आगे बगल घर बस जाएंगे तो एक कहीं ना कहीं तारा नुमा ये आकृति दिखेगी। ठीक है, इस नुमा। आगे हम देखते हैं जो आगे है, अगला जो है टी आकार या फिर टी आकार की जो है इस तरीके से सड़क ऐसी गई तो घर ऐसे इसी के आरी बगल बनते हैं, तो टी आकार की आकृति। वाई आकार की भी आकृतियां देखने को, क्रॉस यानी एक्स आकार की भी घनी बस्तियां देखने को मिलती है। तो ये ग्रामीण बस्तियां हैं, सड़कों के आधार पर अपने घर बना लेते हैं। अनियमित पैटर्न भी देखने को मिलते हैं, इरेगुलर पैटर्न होते हैं। यह पैटर्न पहाड़ी या फिर वन क्षेत्रों में पाया जाता है। कहीं कोई भी किसी भी अनियमित कोई भी निश्चित पैटर्न नहीं रहता, कहीं भी बना लेता घर। तो स्थलाकृति घरों के लेआउट को प्रभावित करती है। आगे देखते हैं ग्रामीण बस्तियों की आकार की इसके विषय में देखते हैं। तो ग्रामीण बस्तियों की जो एक तरीके से आकार की उनकी आंतरिक संरचना और लेआउट को संदर्भित करती है। इसमें शामिल है भू योजना यानी कि ग्राउंड प्लान। इसमें इमारतों की व्यवस्था, बाजार और सड़कों का पैटर्न होता है। तो एक तरीके से बस्तियों का आकार कैसे होना चाहिए, कहां पर बाजार है, कहां पर सड़कें हैं, कहां पर इमारतें हैं, तो एक तरीके से वो आकार की एक तरीके से बस्ती का आकार बताता है ना। तो वो ये चीज है। निर्मित क्षेत्र, इसमें लगातार एक तरीके से परिवर्तनशील बना हुआ क्षेत्र होता है। आगे देखते हैं आकारकी जो होता है, आकारकी को प्रभावित करने वाले कारकों में भौतिक कारक जैसे कि स्थलाकृति हो गई, जलवायु हो गया, जल उपलब्धता। सांस्कृतिक कारक भी होते हैं, धर्म प्रथाएं होती हैं। देखिए अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से अपने घर को बनाते हैं। आर्थिक गतिविधियां, कृषि उद्योग हो गया, ऐतिहासिक कारक शामिल होते हैं। आगे हम इस तरीके से हमने देखा ग्रामीण बस्ती के विषय में संपूर्ण जानकारी दिया। अब हम देखते हैं शहरी बस्ती के विषय में देखते हैं। शहरी बस्ती एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें शहरों को और कस्बों का भौतिक और सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास शामिल होता है। यानी कि कस्बों का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक और पर्यावरणीय विकास शामिल होता है। या जनसंख्या वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी लोगों को शहरी क्षेत्रों में प्रवासन यानी कि जो जनसंख्या वृद्धि है ना, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग क्या करते हैं, शहरी क्षेत्रों में प्रवासन करते हैं, आर्थिक अवसरों और नीतिगत निर्णयों से प्रभावित होते हैं। और भारत में शहरी विकास स्वतंत्रता के बाद तेजी से हुआ। लोग अपने ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर शहरी क्षेत्रों में आए ताकि उन्हें कहीं ना कहीं आर्थिक अवसर प्राप्त हो, एक तरीके से नीतिगत निर्णयों में यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें अपनी इनकम को बढ़ा सके, सामाजिक जीवन उनका अच्छा हो सके, तो वो कहीं ना कहीं शहरों की ओर पलायन हुए, जिससे कि शहरों में शहरी विकास स्वतंत्रता के बाद तेजी से बढ़ा और यह देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय शहरों की आकार की, अब देखिए भारतीय शहरों की जो आकार की है उसके विषय में। भारतीय शहरों की आकार की उनकी ऐतिहासिक विकास और सांस्कृतिक प्रभावों और आधुनिक नियोजन का एक जटिल मिश्रण है। भारतीय शहरों में निम्नलिखित विशिष्टताएं पाई जाती हैं, जैसे कि पुरानी दीवार वाले शहर, जैसे इसमें कई भारतीय शहरों के केंद्रों में पुरानी किलेबंदी वाले शहर होते हैं, जिनकी विशेषता संकरी, घुमावदार सड़कें और घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। आगे देखते हैं बाहरी विस्तार। यह शहर के दीवारों के बाहर नए क्षेत्र विकसित हुए हैं जो अक्सर अधिक योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए हैं। एक योजनाबद्ध तरीके से बनाए हुए क्षेत्र होते हैं, शहर होते हैं। छावनी क्षेत्र, ब्रिटिश काल में स्थापित इन क्षेत्रों में सैनिक और अधिकारियों के लिए नियमित लेआउट वाली इमारतें और सुविधाएं एक तरीके से थी। यहाँ पर छावनी क्षेत्रों में सिविल लाइंस, यहाँ पर ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बनाए गए इन क्षेत्रों में चौड़ी सड़कें, बड़े बंगले होते थे सिविल लाइंस में। आगे देखते हैं रेलवे कॉलोनीज जो होती हैं, कॉलोनीज, तो यहाँ पर रेलवे कर्मचारियों के लिए विकसित आवासीय क्षेत्र होते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा भारत की शहरों की आकार के विषय में देखा। अब देखते हैं भारतीय शहरों का कार्यात्मक वर्गीकरण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे टॉपिक्स। इसमें हम देखते हैं भारतीय शहरों का जो कार्यात्मक कार्य के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है उसके विषय में देखते हैं। भारतीय शहरों का कार्यात्मक वर्गीकरण उनके प्रमुख आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक कार्यों के आधार पर विभाजन किया गया है। यह वर्गीकरण शहरों की विशिष्टता, भूमिकाओं और उनके क्षेत्रीय और राष्ट्रीय महत्व को समझने में मदद करता है। भारतीय शहरों के कुछ प्रमुख कार्यात्मक प्रकार इस प्रकार हैं जो कि हम देखते हैं। ठीक है, भारतीय शहर के कुछ प्रमुख जो कार्यात्मक प्रकार हैं उनके विषय में देखते हैं। प्रशासनिक शहर होते हैं ना, उसके विषय में देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स जो होते हैं उसके विषय में देखते हैं। तो ये शहर जो होते हैं एक तरीके से सरकार और प्रशासन के केंद्र में होते हैं, सरकार जो होती है और प्रशासन
प्रशासन जो होते हैं उनके केंद्र होते हैं। इनमें सरकारी कार्यालय, न्यायालय और अन्य प्रशासनिक संस्थाएं स्थित होती हैं। तो ये प्रशासनिक शहर हो गए। उदाहरण के लिए जैसे कि नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी चंडीगढ़ जो हो गया, चंडीगढ़ जो 2 राज्यों की राजधानी है, भोपाल जो है चेन्नई और हैदराबाद, बेंगलुरु, ये जो है ये शहर। आगे हम देखते हैं औद्योगिकीकरण। औद्योगिक शहर जो होते हैं, इंडस्ट्रियल टाउन्स जो होते हैं, इन शहरों में एक तरीके से विनिर्माण और प्रसंस्करण उद्योग प्रमुख होते हैं। इन क्षेत्रों में ये सारे औद्योगिक इंडस्ट्रीज होती हैं, ये होते औद्योगिक शहर होते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पर उद्योग वगैरह लगाए होते हैं। विनिर्माण और प्रसंस्करण उद्योग प्रमुख होते हैं। यहाँ कारखाने, मिले और अन्य औद्योगिक इकाई केंद्रित होती हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखिए, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, कानपुर, कोयम्बटूर, जमशेदपुर, भिलाई, दुर्गापुर आदि ये सारे क्षेत्रों में औद्योगिक शहर बसाए गए हैं। वाणिज्यिक शहर यानी कि कॉमर्शियल टाउन जो होते हैं, ये शहर एक तरीके से व्यापार और वाणिज्य के केंद्र होते हैं, जहां पर यहाँ थोक और खुदरा एक तरीके से व्यापार, वित्तीय संस्थान और व्यावसायिक गतिविधियों महत्वपूर्ण होती हैं यहाँ पर वाणिज्यिक शहर में। तो शहर व्यापार और वाणिज्य के केंद्र होते हैं। यहाँ थोक और खुदरा व्यापार, वित्तीय संस्थान और व्यावसायिक गतिविधियां महत्वपूर्ण होती हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोच्चि, इंदौर आदि ये शामिल है। आगे देखते हैं सांस्कृतिक और धार्मिक शहर, कल्चरल एंड रिलीजियस टाउन जो होते हैं। इन शहरों का ऐतिहासिक और धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व होता है। एक तरीके से सांस्कृतिक और धार्मिक शहर जो होते हैं, कल्चरल एंड रिलीजियन जो टाउन्स होते हैं, इन शहरों पर एक तरीके से धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व होता है। तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करने वाले ये शहर होते हैं। आगे देखते हैं उदाहरण के तौर पर जैसे कि वाराणसी हो गया, मथुरा हो गया, अमृतसर हो गया, अजमेर हो गया, पुरी हो गया, तिरुपति हो गया, नासिक, उज्जैन आदि ये धार्मिक जो सांस्कृतिक शहर हैं, कल्चरल एंड रिलीजियंस जो टाउन है, ये कहीं ना कहीं धार्मिक पर्यटन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आगे देखते हैं शैक्षणिक शहर जो होते हैं, एजुकेशनल टाउन्स जो होते हैं, ये शहर शिक्षा के प्रमुख केंद्र होते हैं, जहां पर कई कॉलेजेस, विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थान स्थित होते हैं। जैसे कि पुणे हो गया, इलाहाबाद हो गया, अलीगढ़ हो गया, पिलानी वल्लभगढ़ जो होता है, रुड़की हो गया। ये सारे जो एक तरीके से यानी शैक्षणिक जो क्षेत्र है, शैक्षणिक जो शहर बसाए गए हैं वो है। आगे देखते हैं परिवहन शहर, इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट टाउन्स होते हैं। ये शहर परिवहन के महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं, जैसे कि बंदरगाह शहर, रेल और सड़क जंक्शन। उदाहरण के लिए कांडला, कोची, विशाखापट्टनम बंदरगाह शहर, आगरा और मुगल सराय हो गया, इटारसी हो गया, रेल जंक्शन। ये सारे जो है परिवहन शहर होते हैं, यानी कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट टाउन्स होते हैं, जहाँ पर परिवहन के महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं, जैसे कि बंदरगाह वगैरह, रेल, सड़क जंक्शन होते हैं, जो कि हमने उदाहरण के साथ देखा। आगे देखते हैं पर्यटन शहर, टूरिस्ट टाउन भी होते हैं। ये शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक स्मारकों और अन्य आकर्षणों के कारण पर्यटन के केंद्र होते हैं, जैसे कि नैनीताल, मसूरी, शिमला, ऊटी, जयपुर, जोधपुर, गोवा आदि ये सारे जो क्षेत्र हैं वो कहीं ना कहीं पर्यटन शहर इनकी टूरिस्ट टाउन्स के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं खनन शहर। तो माइनिंग जो टाउन्स होते हैं, ये शहर खनिज संसाधनों से समृद्ध क्षेत्रों में विकसित होते हैं और खनन गतिविधियों पर आधारित होते हैं, जैसे कि रानीगंज, झरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर हो गया और सिंगरौली। ये शहर आदि ये जो शहर है खनन शहर है, माइनिंग टाउन्स होते हैं। आगे हम देखते हैं गैरिसन यानी छावनी जो शहर होते हैं, इसके विषय में देखते हैं। ये शहर सैन्य छावनियां और संबंधित गतिविधियों के केंद्र होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि अंबाला, महू, जालंधर, उधमपुर आदि ये सारे जो क्षेत्र हैं वो कहीं न कहीं गैरिसन या छावनी शहर है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कई भारतीय शहर बहुत सारे जो ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुकार्यात्मक भी होते हैं, जिनका अर्थ है कि वे एक से अधिक प्रमुख कार्यों का प्रदर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि मुंबई हो गया, मुंबई एक औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्र होने के साथ साथ मनोरंजन, शिक्षा का भी केंद्र है। समय के साथ साथ शहरों के कार्य भी बदल सकते हैं, क्योंकि ये विकसित होते हैं और उनकी अर्थव्यवस्थाएं विविधतापूर्ण होती जाती हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो शहर होते हैं किस तरीके से होते हैं, कार्यात्मक यानी कि भारतीय जो कार्यात्मक वर्गीकरण है, भारतीय शहरों का कार्यात्मक वर्गीकरण है, उसमें हमने देखा कि कैसे कैसे प्रशासनिक, औद्योगिक शहर, वाणिज्यिक शहर हो गया, सांस्कृतिक धार्मिक शहर हो गया, शैक्षणिक शहर हो गया, और परिवहन शहर हो गया, पर्यटन शहर हो गया, खनन शहर, गैरिसन या छावनी शहर हो गया। ये चीजों को हम देखा। आगे हम देखते हैं महानगरीय क्षेत्र। महानगर दो संबंधित लेकिन अलग अलग ये अवधारणाएं हैं, महानगर और महानगरीय क्षेत्र। महानगर के विषय में देखते हैं। महानगर एक बड़ा और महत्वपूर्ण शहर होता है जिसकी जनसंख्या आमतौर पर 10 लाख से अधिक होती है। ये अपने आसपास के क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र होते हैं। महानगर जो होते हैं क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय कनेक्शंस, वाणिज्य और संचार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। यह एक एकल प्रशासनिक इकाई हो सकती है, जैसे कि ग्रेटर मुंबई नगर निगम, या कई प्रशासनिक इकाइयों का एक समूह हो सकता है जो आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। तो यह एकल प्रशासनिक इकाई हो सकती है, जैसे कि ग्रेटर मुंबई नगर निगम, या कई प्रशासनिक इकाइयों का एक समूह हो सकता है जो आपस में एक तरीके से घनिष्ठ रूप से जुड़े हो सकते हैं। तो महानगर के विषय में हमने देखा। आगे हम देखते हैं
भारत में जनगणना आयोग उन शहरों को यानी उन शहरों को महानगर के रूप में परिभाषित करता है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। तो भारत में जनगणना आयोग उन शहरों को महानगर के रूप में परिभाषित करता है या फिर मानता है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। आगे देखते हैं महानगरीय क्षेत्र क्या है। महानगरीय क्षेत्र एक बड़ा शहरीय क्षेत्र होता है जिसमें एक घनी आबादी वाली शहरीय केंद्र और आसपास के उसके आसपास के कम घनी आबादी वाले क्षेत्र शामिल होते हैं जो सामाजिक, आर्थिक और कार्यात्मक रूप से आपस में जुड़े होते हैं। इसमें मुख्य शहर जो कि महानगर होता है और उसके आसपास के जो उपनगर होते हैं वो कस्बे, ग्रामीण क्षेत्र शामिल हो सकते हैं जो उद्योगों, वाणिज्यिक क्षेत्रों और परिवहन नेटवर्क, बुनियादी ढांचे और आवास को साझा करते हैं। महानगरीय क्षेत्रों की सीमाएं और प्रशासनिक सीमाओं से परे फैली हो सकती हैं और यह एक कार्यात्मक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जहां लोग एक तरीके से काम करने, खरीदारी करने या अन्य उद्देश्यों के लिए मुख्य शहर की ओर आते जाते हैं। अगला देखते हैं इसमें पॉइंट जो है, भारत में जनगणना आयोग महानगरीय क्षेत्रों को उन क्षेत्रों के रूप में परिभाषित करता है जिनकी जनसंख्या 40 लाख से अधिक होती है। इनमें से 2 या 2 से अधिक नगर पालिकाएं, पंचायतें या अन्य सन्निहित क्षेत्र शामिल हो सकते हैं जैसा कि राज्य के राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया गया हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा महानगरीय क्षेत्र और महानगर के बीच में हमने अंतर देखा। तो संक्षेप में देख लेते हैं, एक महानगर एक बड़ा शहर होता है जबकि एक महानगरीय क्षेत्र उस बड़े शहर और उसके आसपास के से जुड़े हुए क्षेत्रों को मिलाकर बनता है। सभी महानगर महानगरीय क्षेत्रों का हिस्सा हो सकते हैं लेकिन सभी महानगरीय क्षेत्रों में केवल एक महानगर नहीं होता, मतलब एक ही महानगर नहीं होता, कई सारे हो सकते हैं और भी कई सारे क्षेत्र होते हैं, उनमें कई शहर और कस्बे शामिल हो सकते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इस तरीके से हमने महानगर और महानगरीय क्षेत्रों के विषय में देखा। आगे देखते हैं शहरी फैलाव के विषय में। शहरी फैलाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शहरी क्षेत्रों का अनियोजन और अनियंत्रित तरीके से आसपास के ग्रामीण और अविकसित क्षेत्रों में कम घनत्व वाले आवासीय आवासों, वाणिज्यिक विकास और सड़कों के रूप में विस्तार होता है। इसे उपनगरीय फैलाव या शहरी अतिक्रमण भी कहा जाता है। यानी कि एक तरीके से शहरी फैलाव क्या होता है कि यहाँ पर धीरे धीरे जो होता है इसमें जिसमें शहरी क्षेत्रों का नियोजन और अनियंत्रण तरीके से आसपास के ग्रामीण या अविकसित जो क्षेत्र होते हैं में कम घनत्व वाले जो आवासीय या आवासों, वाणिज्यिक विकास से सड़कों के रूप में विकसित होते हैं, इन उपनगरीयों का फैलाव होता है और शहरी अतिक्रमण भी कहा जाता है। इसमें जैसे शहरी फैलाव की मुख्य विशेषताएं देखते हैं तो और समझ में आएगा। निम्न घनत्व विकास यानी कि घरों और इमारतों के बीच अधिक दूरी होती है, यानी कि इनके बीच की अधिक दूरी होती है जिससे प्रति इकाई क्षेत्र में कम लोग गतिविधियां होती हैं। और एकल उपयोग देखें तो आवासीय, वाणिज्यिक और उद्योगों क्षेत्रों का अलगाव होता है जिससे लोगों को विभिन्न कार्यों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। आगे देखते हैं परिवहन के लिए निजी वाहनों पर अत्यधिक निर्भरता। सार्वजनिक परिवहन, पैदल चलने या साइकिल चलाने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी के कारण कारों का उपयोग बढ़ जाता है। अव्यवस्थित विकास अक्सर छिटपुर या छलांग लगाकर होता है जिसमें विकसित क्षेत्रों के बीच खाली भूमि के बड़े हिस्से छूटे रह जाते हैं। तो उसके कोई क्षेत्र विकसित हो गया उसके आरी बगल क्षेत्र जो रहते हैं वो विकसित नहीं हो पाते हैं। तो शहरी फैलाव से संबंधित समस्याएं भी कई सारे हैं। शहरी फैलाव कई गंभीर समस्याएं पैदा करती हैं जिसमें शामिल है पर्यावरणीय समस्याएं जो होते हैं, भूमि का क्षरण होता है, आवास का नुकसान होता है, जैव विविधता नुकसान होता है, उसका पर्यावरण में वृद्धि होती है, प्रदूषण में उसकी वृद्धि होती है, ऊर्जा की खपत में वृद्धि होती है, आर्थिक समस्याएं भी है जिसकी बुनियादी ढांचे की लागत में वृद्धि हो जाती है, परिवहन लागत में वृद्धि होती है और मौजूदा शहरी केंद्रों का कमजोर होना, जो मौजूदा शहर है उसका कमजोर हो जाना क्योंकि उसके आरी बगल में कई सारे और भी विकसित शहर होते हैं जो विकसित हो जाते हैं। सामाजिक समस्याएं जैसे कि सामाजिक अलगाव, स्वास्थ्य समस्याएं और बढ़ी हुई असमानताएं। आगे देखते हैं मलिन बस्तियां, स्लम्स जो होते हैं बहुत ही ज्यादा, इनकी शहरों में जो होता है मलिन बस्तियां बस जाती हैं, बहुत ही छोटे एरिया मतलब कि कम क्षेत्रों में बहुत ज्यादा घनी बस्ती हो जाती है तो मलिन बस्ती होती है। तो मलिन बस्ती जो होती है एक तरीके से घनी आबादी वाले शहरीय क्षेत्र हैं जिनकी विशेषता निम्न गुणवत्ता वाले आवास, बुनियादी सुविधा की कमी, खराब स्वच्छता, असुरक्षित रहने की स्थिति और अक्सर भूमि स्वामित्व की अनिश्चितता होती है। ये अक्सर तेजी से अनियोजित शहरीकरण, गरीबी और किफायती आवास की कमी के कारण विकसित होता है। क्या यानी कि जहां पर शहरीकरण हो रहा है, अनियोजित शहरीकरण, गरीबी और किफायती के आवास की कमी के कारण ये विकसित होता है। तो मलिन बस्तियां यानी कि शहरों से यानी ग्रामीण बस्तियां आते हैं, यहाँ पर कई सारी घनी बस्तियां बसा लेते हैं, वहीं पर धीरे धीरे वो शहर के रूप में लेते हैं और कहीं ना कहीं बहुत ही घनी बस्ती बस जाती है। लोग झुग्गी झोपड़ी वगैरह में बनाकर रहने लगते हैं, छोटे छोटे घरों में रहने लगते हैं। तो एक तरीके से जिनमें निम्न गुणवत्ता वाले आवास होते हैं, बुनियादी सुविधाओं की कमी होती है, खराब स्वच्छता होती है, असुरक्षित रहने की स्थिति में अक्सर भूमि स्वामित्व की अनिश्चितता होती है, ये सारी चीजें, काफी ज्यादा गरीबी होती है वहां पर। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। मलिन बस्तियों से संबंधित कई सारी समस्याएं हैं। मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों और शहरों दोनों में यानी कि दोनों एक तरीके से दोनों कई गंभीर समस्याओं का सामना करते हैं। मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग जो हैं और शहर दोनों के लोग, जैसे कि आवास और बुनियादी सुविधाओं की कमी होती है। मलिन बस्तियों में खराब गुणवत्ता आवास होता है, अति भीड़ भाड़ होती है, बहुत छोटे छोटे गलियां होती है उसमें और बुनियादी सुविधाओं का आवास एक तरीके से पर अभाव होता है। वहां पर स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित कई सारी समस्याएं होती है, खराब स्वच्छता होती है, प्रदूषित वातावरण जो होता है, रोगों का प्रसार होता है, यहाँ पर कुपोषण के शिकार होते हैं, गरीबी और भोजन की कमी के कारण कुपोषण आम है, खासकर बच्चों में। सामाजिक और आर्थिक समस्याएं होती हैं, गरीबी और बेरोजगारी होती है।
है, अपराध और हिंसा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। शिक्षा की कमी होती है, स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों तक सीमित पहुँच के कारण शिक्षा का स्तर कम होता है। सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव भी होता है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और पर्यावरणीय समस्याएं देखने को मिलती हैं। यहाँ पर प्रदूषण, मलिन बस्तियां और अक्सर जल निकायों और भूमि को प्रदूषित करती हैं, क्योंकि अपशिष्ट का उचित प्रबंधन यहाँ पर नहीं हो पाता है मलिन बस्तियों में, तो ये इस तरीके से पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव भी बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि शहरी फैलाव और मलिन बस्तियां जो है दोनों ही एक तरीके से तेजी से शहरीकरण की जटिल चुनौतियां हैं, जिनके लिए एक तरीके से टिकाऊ शहरी नियोजन, किफायती आवास नीतियों और समावेशी विकास रणनीतियों के माध्यम से व्यापक समाधान की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा शहरी बस्तियां और शहरी फैलाव और एक तरीके से स्लम्स वगैरह के विषय में, यानी कि बस्ती, मलिन बस्ती के विषय में। आगे हम देखते हैं नगर नियोजन के विषय में, देखते हैं अर्बन प्लानिंग। नगर नियोजन क्या है इसके विषय में देखते हैं। तो नगर नियोजन एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के भौतिक विकास और डिजाइन को व्यवस्थित और कुशल तरीके से निर्देशित करना शामिल है। उसको व्यवस्थित और एक तरीके से डिजाइन, भौतिक विकास और डिजाइन को व्यवस्थित और कुशल तरीके से निर्देशित किया जाता है। इसका उद्देश्य ही यही होता है कि एक संवहनीय और न्याय संगत और स्वस्थ और आकर्षक वातावरण बनाना है, जहां लोग रह सकें, काम कर सकें, मनोरंजन कर सकें। और नगर नियोजन में विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाता है। ठीक है, जैसे कि भूमि हो गया, भूमि उपयोग, परिवहन हो गया, आवास हो गया, बुनियादी ढांचा, पर्यटन, अर्थव्यवस्था और सामाजिक इक्विटी, इन सभी पहलुओं पर बहुत ही ध्यान दिया जाता है। आगे देखते हैं नगर नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या है। कुशल भूमि उपयोग, विभिन्न गतिविधियों के लिए भूमि का तर्कसंगत और उपयुक्त आवंटन करना, किस भूमि पर घर बनाना चाहिए, किस भूमि पर कृषि होनी चाहिए, कहां पर औद्योगिक लगाना चाहिए, उद्योग वगैरह, तो इस चीज का कुशल भूमि उपयोग यानी कि नगर नियोजन के अंतर्गत इसका मुख्य उद्देश्य है। समन्वित विकास, विभिन्न विकास गतिविधियों जैसे कि आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक आदि को एकीकृत करना होता है। आगे देखते हैं बेहतर परिवहन, कुशल और टिकाऊ परिवहन प्रणालियों का विकास करना इसके मुख्य उद्देश्यों में से एक है। पर्यावरण संरक्षण, तो पर्यावरण को भी संरक्षण करना महत्वपूर्ण इसका मुख्य उद्देश्य है। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और प्रदूषण को कम करना मुख्य इसके उद्देश्यों में है। सामाजिक इक्विटी, सभी नागरिकों के लिए समान अवसर और संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करना, ये भी बहुत जरूरी है उसके उद्देश्यों में। आर्थिक विकास देखा जाए तो रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना इसमें है। आगे देखते हैं जीवन की गुणवत्ता में सुधार, तो जो नगरीकरण है, नगर नियोजन जो है एक तरीके से वो जीवन की गुणवत्ता में सुधार में भी इसका मुख्य उद्देश्य भी ये भी है। तो सार्वजनिक स्थानों, हरियाली और हरियाली और सांस्कृतिक सुविधाओं को प्रावधान करना, सुविधाओं का प्रावधान करना। आगे देखते हैं बुनियादी ढांचे का विकास, एक तरीके से बुनियादी जो ढांचे हैं जैसे कि पानी हो गया, बिजली हो गया, सीवेज हो गया, संचार हो गया, जैसी आवश्यकताएं, सेवाओं की योजना बनाना और प्रदान करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है। आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन में शहरी क्षेत्रों को प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के प्रति अधिक लचीला बनाना है। आगे हम देखते, तो इस तरीके से हमने देखा नगर नियोजन क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, इसके विषय में हमने कंप्लीट अध्ययन किया। नगर नियोजन में हमने कैसे कैसे देखा कि किन किन उद्देश्यों को कैसे कैसे चीजें हमें ध्यान रखनी होती है उस क्षेत्र में जहां पर नगरीकरण हो रहा है। तो नगरीकरण क्या है, व्हाट इज अर्बनाइजेशन क्या है। नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का अनुपात बढ़ता है। इसका मतलब ही यही है कि अधिक से अधिक लोग गांवों और कस्बों को छोड़कर शहरों की ओर पलायन करते हैं, जिससे कि शहरों की जनसंख्या और आकार में वृद्धि होती है। नगरीकरण सिर्फ जनसंख्या का शहरों में स्थानांतरण ही नहीं बल्कि जीवन शैली, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना में बदलाव भी लाता है। एक तरीके से तो नगरीकरण सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि जनसंख्या ही शहर में बस रही है, स्थानांतरण ही हो रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि जीवन शैली, अर्थव्यवस्था और उसकी सामाजिक संरचना में भी बदलाव लाता है। लोग शहर ग्रामीण कस्बों को छोड़कर शहर में आएंगे तो जनसंख्या वृद्धि होगी, वहाँ यहाँ पर कमाने के लिए आएंगे, अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी आर्थिक व्यवस्था इनकी कुछ कमाएंगे, इनकम यानी एक तरीके से उनकी कुछ कमाई होगी तो आगे अपने जीवन शैली में उनका सुधार आएगा, सामाजिक संरचना में कुछ बदलाव कर पाएंगे, तो एक तरीके से ये अपने घर वगैरह बना पाएंगे। तो ये सारी चीजें भारत में नगरीकरण एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय परिवर्तन है। नगरीकरण एक जनसांख्यिकीय परिवर्तन है जो स्वतंत्रता के बाद तेजी से बढ़ रहा है। आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और ग्रामीण क्षेत्रों में अवसरों की कमी जैसे कारकों ने नगरीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इन सभी चीजों की सुविधाएं तो है नहीं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक, आर्थिक विकास के इनकी कुछ कमाई हो सके उतना, तो रोजगार भी उतना नहीं है। तो इन सभी चीजों के कारण ये लोग जो होते हैं ग्रामीण क्षेत्र कस्बों को छोड़कर शहरों में जाते हैं और वहां पर अपने जीवन शैली को इनकी बिताते हैं और वहीं पर कमाते खाते हैं, तो जिससे कि एक तरीके से वहां पर शहर का रूप लेते जाते हैं। तो भारत में नगरीकरण की समस्याएं क्या है, नगरीकरण की क्या क्या समस्याएं उसके विषय में देखते हैं। तो भारत में तेजी से हो रहे नगरीकरण के कारण कई सारी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जैसे कि आवास की कमी हुई है। ठीक है, शहरों जो होते हैं शहरों में एक तरीके से जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में किफायती आवास उपलब्ध नहीं है। इससे बड़ी जनसंख्या लोग झुग्गी झोपड़ी स्लम्स में रहती हैं और अनधिकृत बस्तियों में रहने को मजबूर होते हैं एक तरीके से। आगे देखते हैं बुनियादी ढांचों पर दबाव। जो बुनियादी ढांचे हैं जो भी वहां पर थे उन पर अब एक तरीके से दबाव बढ़ रहा है। बढ़ती आबादी के कारण एक तरीके से मौजूदा जो शहरी बुनियादी ढांचे हैं, पानी,
बिजली, सीवेज, परिवहन पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, अब उतनी ही चीजें उन पर ज्यादा लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर दबाव पड़ेगा ना। अक्सर ये सेवाएं मांग के अनुसार अनुरूप नहीं होती हैं, जिससे कि इसकी गुणवत्ता खराब होती है। परिवहन और यातायात जाम, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत होती है। शहरों में वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जबकि सड़क सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का विकास उस गति से नहीं हो पाया है। इसके कारण एक तरीके से शहरों में गंभीर यातायात जाम की समस्या बनी रहती है। आगे देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है एक तरीके से। तो पर्यावरण प्रदूषण जो है, तो यहाँ पर जो इसकी समस्या है, जो अर्बनाइजेशन के प्रमुख नगरीकरण की जो गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वो हमने क्या क्या देखा, जैसे कि इनकी बुनियादी ढांचों पर दबाव, एक तरीके से परिवहन और यातायात में जाम के प्रदूषण जो है। और यहाँ पर देखिए एक तरीके से इसमें प्रदूषण में पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। औद्योगिक इकाइयों, वाहनों के उत्सर्जन और ठोस कचरे अनुचित प्रबंधन के कारण वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, जिसका लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मलिन बस्तियों का विकास, इसके विषय में देखते हैं, तो जो स्लम्स है उनका तेजी से विकास हो रहा है। तो किफायती आवास की कमी और रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों के कारण शहरों में मलिन बस्तियों का तेजी से विकास हुआ है, और वहां पर लोगों की बस्तियां बढ़ती गई हैं। बस्तियों में रहने वाले लोगों की अस्वस्थकर और एक तरीके से असुरक्षित हैं, अस्वास्थ्यकर हैं और असुरक्षित होती है, जहां यहाँ पर एक तरीके से बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है, उनके स्वास्थ्य बहुत ही दिक्कत होती है, वहां पर असुरक्षित होते हैं, रहने के स्थान उतने अच्छे नहीं होते। तो ये कई सारी समस्याएं वहां पर देखने को मिलती हैं। बेरोजगारी और गरीबी भी देखने को मिलती है। शहरों में इतने सारे लोग हो गए हैं, तो शहरों में रोजगार के अवसर तो है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले सभी लोगों को काम नहीं मिल पाता। इसके कारण शहरी गरीबी बढ़ती है और अपराध की समस्याएं भी जन्म लेती हैं। सामाजिक असमानता, सोशल इक्वलिटी जो है, शहरी विकास का लाभ सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुंच पाता, जिससे सामाजिक और आर्थिक असमानता बढ़ती है। धनी और गरीब के बीच एक तरीके से खाई चौड़ी होती जाती है। अपराध और सामाजिक अशांति, गरीबी और बेरोजगारी और सामाजिक अलगाव के कारण शहरों में अपराध और सामाजिक अशांति की घटनाएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि अपराध और सामाजिक अशांति बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर रोजगार की कमी है, रहने का स्थान नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये सारे अपराध वगैरह बढ़ जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन पर दबाव, शहरीकरण के लिए भूमि जो है, जल हो गया, पानी व अन्य प्राकृतिक संसाधनों की मांग बढ़ती है, जिससे इन पर दबाव पड़ता है और इनका पर्यावरण पर एक तरीके से बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण का क्षरण होता है। शहरी फैलाव, शहरों का एक अनियोजित और अनियंत्रित विस्तार आसपास के कृषि भूमि और प्राकृतिक आवासों को नष्ट करता है। स्वास्थ्य समस्याएं भी देख सकते हैं, और प्रदूषण, भीड़भाड़ और अस्वास्थ्यकर रहने की स्थिति के कारण शहरों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां वगैरह बहुत सारी चीजें फैल जाती हैं। तो यहाँ पर इतनी सारी गंदगी वगैरह होती है, जिस कारण से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, बीमारियां देखने को मिलती हैं। नगरीकरण की समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है? सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी कि हम कैसे इसके सोल्यूशन को ढूंढ सकते हैं इस प्रॉब्लम्स की, तो वो सारी चीजें देखते हैं। भारत में नगरीकरण की समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुआयामी और समन्वित दृष्टिकोण आवश्यकता है। सतत नगर नियोजन, यानी कि सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ समावेशी और पर्यावरण के अनुकूल शहरी विकास योजनाओं का निर्माण और प्रभावी कार्यान्वयन करना है। इसमें एक तरीके से भूमि उपयोग, परिवहन हो गया, आवास हो गया और बुनियादी ढांचों की योजना बनाना शामिल है, यानी कि कोई भी चीज है उसका कैसे उपयोग करें ताकि पर्यावरण की दृष्टि से वो आगे के समय में वो एक तरीके से बहुत ही फायदेमंद हो, पर्यावरण के क्षेत्रों में भी, आर्थिक क्षेत्रों में, हर चीज में वो सतत विकास हो उसके। आगे देखते हैं किफायती आवास को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग अफोर्डेबल हाउसिंग जो है, गरीब और मध्य वर्ग के लोगों के लिए पर्याप्त और किफायती आवास जो है उपलब्ध कराना सरकार को चाहिए कि के लिए सरकारी नीतियां बनाना और निजी क्षेत्रों को भी प्रोत्साहित करना जरूरी है। आगे देखते हैं सार्वजनिक परिवहन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो ये भी बहुत जरूरी है। इनकी शहरों में जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, तो शहरों में कुशल और सुलभ और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन प्रणालियां जैसे कि मेट्रो, बस सिस्टम वगैरह में निवेश करना, ताकि निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो सके, लोग अपनी कारों में ना जाकर बल्कि सरकारी बसें वगैरह में जाएं। अगर वहां पर सुविधाएं अच्छी होंगी तो लोग उसी से जाएंगे, तो जिससे कि भीड़ भाड़ या फिर एक तरीके से सड़कों पर जाम की दिक्कतें आती है, वो सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, और पर्यावरण में भी कहीं ना कहीं उसके प्रदूषण के क्षेत्रों में भी एक कंट्रोल हो पाएगा। पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण, इसके विषय में देखते हैं, तो औद्योगिक उत्सर्जन और वाहनों के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कड़े नियम कानून लागू करना, अधिक हरित क्षेत्र विकसित करना और ठोस कचरा अपशिष्ट पदार्थों प्रबंधन प्रणाली में सुधार करना बहुत ही जरूरी है, ये सारी चीजें। आगे देखते हैं मलिन बस्ती सुधार और पुनर्विकास, इसके विषय में देखते हैं स्लम्स जो है इसको इंप्रूवमेंट करना और रीडेवलपमेंट करना, इनको पुनर्व्यवस्थित करना अच्छे से एक सिस्टमेटिक वे में। तो मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए बुनियादी सुविधाएं जो हैं, पानी, बिजली, शौचालय, सड़क उपलब्ध कराना और दीर्घकालिक समाधान के लिए पुनर्विकास परियोजनाओं को लागू करना, जिससे कि उनका स्वास्थ्य, जीवन और उनको बुनियादी जो सुविधाएं वो सारी चीजें प्राप्त हो सकें और उनका भी जीवन एक तरीके से अच्छे से हो सके। आगे हम देखते हैं रोजगार सृजन और कौशल विकास, यानी कि इसमें क्या है कि जो जनरेशन है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट जो है, रोजगार सृजन और कौशल विकास
इसमें हमें क्या करना है कि एक तरीके से रोजगार के अवसर जो है सरकार शहरी जो क्षेत्र होते हैं उसमें रोजगार के नए अवसर को पैदा करना, उत्पादन करना, और जिससे लोगों को अवसर इनके मिल सके और अपने रोजगार कर सके, कोई खुद कर सके। तो लोगों को आवश्यक कौशल प्रदान करने के लिए कार्यक्रमों को बढ़ावा देना जरूरी है। एक तरीके से उनके पास कोई ना कोई स्किल हो, कौशल हो, और जिसके माध्यम से वो अपनी स्किल्स के माध्यम से कोई ना कोई रोजगार कर सकते हैं। आगे देखते हैं विकेंद्रीकरण, इसके विषय में देखते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन के विषय में देखते हैं। तो छोटे शहरों और कस्बों में आर्थिक अवसर और बुनियादी ढांचों का विकास करें ताकि वहां पर यानी कि जिस भी क्षेत्र में से आ रहे हैं लोग वहीं पर रह जाएं और वहां पर एक तरीके से डेवलपमेंट हो सके और यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में ना आए लोग। तो विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि छोटे शहरों जो है, कस्बे हैं, आर्थिक अवसरों, वहां पर आर्थिक अवसरों और बुनियादी ढांचों का विकास करके बड़े शहरों पर जनसंख्या दबाव को कम करना। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना भी महत्वपूर्ण है ताकि लोगों को शहरों की ओर पलायन कम हो। आगे देखते हैं स्मार्ट सिटी पहल, स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव जो है, इसमें भी ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो कि हमारे ये यानी कि स्लम्स वगैरह को के लिए समस्याओं का समाधान हो सकता है। लोग वहां पर न जाकर स्मार्ट सिटीज में अपना काम करेंगे। तो प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शहरी सेवाओं और बुनियादी ढांचे की दक्षता और स्थिरता में सुधार करना। आगे देखते हैं सामुदायिक भागीदारी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के विषय में देखते हैं। शहरी नियोजन और विकास प्रक्रियाओं में स्थानीय समुदायों और नागरिकों को सक्रिय रूप से शामिल करना ताकि उनकी जरूरतों और विचारों को ध्यान में रखा जा सके। ठीक है, ये सारी चीजें उनको एक तरीके से भागीदारी बनाना, उनकी जो समस्याएं हैं वो यानी कि स्थानिक समुदाय और नागरिकों को सक्रिय रूप से उसमें शामिल करना ताकि उनकी भी जरूरतों को, उनके भी विचारों को ध्यान में रखा जा सके। क्या दिक्कतें हैं उनको भी शामिल किया जा सके। प्रभावी शहरी शासन यानी कि इसके विषय में देखते हैं। तो शहरी शासन जो शहरी स्थानीय निकायों को अधिक स्वायत्तता और वित्तीय संसाधन प्रदान करना और पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे, इसके विषय में देखते हैं कि आपदा प्रतिरोधी जो बुनियादी ढांचे हैं उसके विषय में हम क्या कर सकते हैं। तो शहरी बुनियादी ढांचों को प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अधिक लचीला बनाने के लिए उपाय करना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट। जल प्रबंधन जो है जल संरक्षण और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना है और शहरी क्षेत्रों में बहुत ही दिक्कत होती है। शहरी क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति और सीवेज प्रबंधन करना सुनिश्चित करना एक तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रबंधन में सुधार करना जरूरी है। आगे देखते हैं स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना जरूरी है। तो सभी नागरिकों के लिए बेहतर स्वच्छता सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना, ये सारी चीजें एक तरीके से इन सभी चीजों को अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं शहर की जो समस्याएं हैं कम होंगी और एक तरीके से शहरों की जो समस्याएं कम होंगी और शहरों में अच्छी सुविधाएं और हो पाएंगी। तो इन सभी उपायों जो है, ये जो उपाय हमने बताया, तो इन सभी उपायों को समन्वित रूप से लागू करके ही एक तरीके से भारत में नगरीकरण की समस्या को प्रभावी ढंग से समाधान इसका प्राप्त किया जा सकता है और शहरों को अधिक टिकाऊ और समावेशी और रहने योग्य बनाया जा सकता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी जो उपाय हैं इनको शहर में एक तरीके से लागू किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा यूनिट नंबर 8 को भारत के भूगोल यानी कि भारत का भूगोल, ज्योग्राफी सेमेस्टर भारत का भूगोल का जो फर्स्ट पेपर है भारत भूगोल, इसका यूनिट नंबर 8 में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमने उस सारे टॉपिक्स को कवर किया। इसमें बस्तियों के विषय में पढ़ना था, सेटलमेंट के विषय में पढ़ना था, कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, सारे टॉपिक्स को क्लियर किया। तो इस तरीके से अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और यहाँ पर जब आपने लास्ट तक देखा तो आपको ये स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया कि सारे टॉपिक जो भी इस यूनिट से आएंगे आपके एग्जाम में प्रश्न, उन प्रश्नों का आंसर आप इजीली अपने एग्जाम में लिख पाएंगे। ठीक है, और आप अगर इस वीडियो से की अन्य जो यूनिट 7 की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी। आप इस प्लेलिस्ट की लिंक को जैसे ही ओपन करेंगे तो ऊपर देखेंगे सबसे पहले कि फर्स्ट पेपर से संबंधित जितनी भी अब तक हमने वीडियोस बनाई वहां पर देखने को मिल जाएगी। स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो सेकंड पेपर से संबंधित जितनी भी वीडियोस हैं वहां पर आपको सेकंड पेपर से संबंधित वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। और हम जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।